हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं पंकज शर्मा, मदर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स का जो यूट्यूब चैनल है, एसएससी मदर्स, मदर्स एसएससी। तो उसमें प्रीवियस संडे को, पिछले संडे को जो आपका मॉक पेपर लगता है, जो कि आपको पता होगा कि हर संडे आपका पेपर लगता है, तो जो पिछला पेपर था उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप ढंग से समझना दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो वैसे आपको अभी भी वो प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है, तो आप वीडियो को देख सकते हो और वहाँ से चीज़ें आप लोग सीख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके ये आया था यहाँ पर कि 7 था, 11 था और 45 था, सभी में यही है। यहाँ पर कौन बड़ा कौन छोटा है ये आपसे पूछा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि तीन फिगर जो अपने को दे रखे हैं, यदि हम तीन फिगर की बात करें तो पहला फिगर था हमारे पास 11 और क्यूब रूट लगा हुआ है। क्यूब रूट का मतलब है एक बटा कितना है दोस्तों यहाँ पर 3। दूसरा जो था हमारे पास 7, रूट 7, इसका मतलब 7 की पावर कितना हो गया 1/2, यही करेंगे हम लोग। फिर है 45 और यहाँ पे 4 लगा हुआ है, तो पावर क्या करेंगे 1 बाई क्या करेंगे हम लोग 4, यही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे नीचे 2 है और यहाँ पे नीचे 4 है। तो आप एक ऐसा कॉमन मल्टीपल लो जो 3 से भी कटे, 2 से भी कटे और 4 से भी कटे। अच्छा, यदि मैं आपको ऐसे बोलूँ कि 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो आपको सबको पता है कि यह 3 ही बड़ा है। अब यदि मैं इसके साथ जो एक्शन करूं वही एक्शन मैं इसके साथ करूं तो भी यही बड़ा रहेगा। यदि मैं इसकी पावर 2 करूंगा तो 9 हो जाएगा, इसकी पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर भी बड़ा तो यही रहेगा। तो जो एक्शन आप यहाँ पे कर रहे हो वही एक्शन आप यहाँ पे करो। तो मैंने इन तीनों के साथ एक एक्शन कर दिया। क्या एक्शन करा मैंने, ध्यान से सुनना। मैंने क्या करा, इस पूरे की पावर क्या कर दिया मैंने 12 कर दिया। ये जो है दोस्तों, इस पूरे की पावर भी मैंने क्या कर दिया 12 कर दिया। और आगे मैंने क्या करा, ये जो पूरा है इस पूरे की पावर भी मैंने क्या कर दिया दोस्तों 12 कर दिया। ये काम आपने कर दिया। अच्छा, ऐसे ऐसे क्या होगा कि ये चीज थोड़ी आसान हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, आगे देखिएगा। तो 3 से काटेंगे तो 11 की पावर 4 आएगा। आगे बात करें, यहाँ पर 7 की पावर 6 आएगा। आगे बात करें तो यहाँ पे 45 की पावर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यही बनेगा हमारे पास। अब आपको पता है कि 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11, तो ये आता है 14641। अब मैं कहूँ सर मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो आप याद करो जब हम सीआई पढ़ते थे तो 2 साल का रूल पढ़ते थे 2 1, 3 साल का रूल पढ़ते थे 3 3 1, मतलब 1331 का 3 3 1, और 4 साल का रूल पढ़ते थे 4 6 4 1, तो एक पहले लगा देते। तो ये तो 11 की पावर 4। अब आप मुझे बताइए कि जो 7 की पावर 6 है, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे, आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, और जब भी आप कोई पेपर सोल्व कर रहे हो तो आप एक चीज और देखना दोस्तों कि पहले खुद से आप ट्राई करेंगे। 7 की पावर 6 को लिख सकते हैं 7 की पावर 3 गुना 7 की पावर 3, तो 343 इंटू क्या करेंगे हम लोग 343। तो आप बताओ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 डिजिट में आपको नंबर मिलेगा, और वो भी काफी बड़ा नंबर मिलेगा। इधर बात करें हम लोग तो हम लिखा 45 इंटू क्या लिखेंगे 45 इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों 45। अब 45 का स्क्वायर क्या होगा, 5 कम है तो 25, और ये हो जाएगा 20 25, यही बनेगा हमारे पास। और यदि मैं इसको इंटू 4 5 कर दूं तो आसान है ये तो। 5 5 25 का 5 कितना हुआ 2, 5 दूनी 10, 5 4 20, 20 और 10 30, और 2 32 का 2 कितना बनेगा 3। 5 को 0 से करेंगे 0, 2 4 8, 8 और 3 कितना हुआ 11, कैरी 1। 5 दूनी 10 और कितना बना 10 और 1 कितना हुआ 1, और आगे 4 दूनी 8 कितना बना 9। तो ये इस तरीके से आएगा, और ये आएगा 6 डिजिट में नंबर। तो क्या सबसे बड़ा नंबर यही हो जाएगा क्या, तो आप बताओ सबसे बड़ा नंबर होगा √7। √7 के बाद आएगा हमारा नंबर 45 वाला, और उसके बाद आएगा 11 वाला। तो थर्ड हमारा सही होगा। तो आंसर ओनली क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा थर्ड आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो पहला क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर जो बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, हमारा सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए ध्यान से, एक है ना, ये कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी, एक बार के लिए थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं एक बार इसको रोक रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक टैंक का 1/4 भाग, उसमें हम टाइम देंगे थोड़ा सा, इसलिए मैं उसको एक बार होल्ड पे डाल रहा हूं। ये कह रहा है कि एक टैंक का 1/4 भाग पाइप ए द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। अब आप बताओ 1/4 भाग कितने में भर रहे हैं दोस्तों, हम लोग 3 घंटे में भर रहे हैं। तो पूरा कितने में भर देगा ये 12 घंटे में। भाई चौथा ही भाग भर रहा है 3 में, तो पूरा कितने में भरेगा 12।
आगे उसी टैंक का 1/3 भाग दूसरा पाइप 2 घंटे में, 1/3 भाग वो भर रहा है 2 घंटे में। तो आप बताओ पूरा का पूरा टैंक कितने में भर देगा वो? 6 घंटे में। तो आपने दोनों चीजें यहाँ पे निकाल ली। तो पाइप ए जो है वो पूरा टैंक भर सकता है दोस्तों 12 घंटे में। पाइप बी जो है ये पूरा टैंक भर सकता है कितने में? 6 घंटे में। काम यदि 12 लीटर मान लिया जाए तो 12 लीटर टैंक 12 घंटे में तो 1 घंटे में 1 लीटर, 6 घंटे में 12 लीटर तो 1 घंटे में कितना हुआ? 2 लीटर। तो काम कितना करेंगे दोनों मिलकर? 3 लीटर। और करना कितना है इनको? 12। तो 12 में 3 का भाग लगाएंगे तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 4 घंटे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है। आप बताइए दौड़ कितने की है? 600 मीटर की। तो और इसने बी को हरा दिया 60 मीटर से। इसका मतलब हुआ कि यदि ये 600 मीटर भागेगा तो ये उस टाइम में 540 मीटर ही भाग पाया, यही कहेंगे हम लोग। यदि ये मान लो 60 भागा तो ये 54 ही भाग पाया। 0 से गई 0, 6 से काटेंगे। यदि ये 10 मीटर भागा तो ये तो फिर 9 मीटर ही भाग पाया। तो हमने कहा एक तो आपने ये वाला काम कर दिया। आगे बात करें हम लोग। अभी कह रहे हैं 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हरा देता है। अच्छा, बी ने सी को हरा दिया 50 मीटर से 500 मीटर की दौड़ में। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये 500 मीटर दौड़ा तो ये 50 मीटर कम दौड़ा, मतलब 450 मीटर ही दौड़ा। यहाँ पर यदि इनका अनुपात निकालेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे तो यदि ये 10 मीटर दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा? यहाँ पर 9 मीटर ही दौड़ेगा। तो आप कह देंगे बिल्कुल यही होगा। ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है, बी और सी का आपको दे रखा है। तो तीनों का निकालना आपने रेशियो वाले चैप्टर में सीखा होगा। ए, बी और क्या हुआ यहाँ पर? सी। तो 10 को 10 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 100 मीटर, यही करेंगे हम लोग। और आगे 9 को 9 से गुणा कर दिया तो ये आएगा दोस्तों 81 मीटर, यही करेंगे हम लोग। और आगे बात करें बी की, जब हम बात करेंगे तो एक तो है 10-9 और एक कितना है दोस्तों? एक ए और बी का रेशियो है 10-9 और बी और सी का रेशियो कितना है यहाँ पर? 10 और 9। तो ये हो गया 100, ये हो गया 81, ये कितना हो गया? 90। तो ये आ गया 90 मीटर। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप मुझे अब आराम से सोच के बताना, आप ध्यान से समझना इन बातों को मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ए जब 10 मीटर भागता है तो बी 9 भागता है। 6 से काट दिया मैंने 10 और 6 से काट दिया मैंने इसको 9। अब यहाँ पर ये 500 भागेगा तो ये 450 भागेगा। तो 0 से गई 0। यहाँ पे मैंने कहा कि ये कितना है? 9 और ये कितना है यहाँ पर? 10। इसका मतलब है कि जब ये 10 भागेगा तो ये 9 भागेगा और ये 10 भागेगा तो ये 9 भागेगा। तो ए जब 10 भाग रहा है तो बी 9 भाग रहा है और बी जब 9 भागेगा तो सी कितना भागेगा, ये मैं निकालने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूं। तो आप मुझे बताना दोस्तों कि ए, बी और सी की जब हम बात करेंगे, आप इसको 9 से काटो तो ये आएगा 10 और इसको 9 से काटेंगे तो 9, 10 और 9 आ रहा है यहाँ पर। आप इसको 10 इसको भी काटेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको पूछा हुआ क्वेश्चन में क्या है वो देखो। आपसे ये पूछा है कि कितने मीटर की दौड़ में, आपको कह रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब तो बहुत सिंपल बन गया क्वेश्चन। आप बताओ यदि दौड़ 100 मीटर की होती तो ये सी को कितने से हराता? 19 से। यदि दौड़ 100 मीटर की होती तो ए सी को 19 मीटर से हरा देता। ऐसा कब हराता? जब दौड़ कितने की होती? 100 मीटर की। लेकिन अभी जो दौड़ आपको दे रखी है वो 100 की नहीं है, कितने की है? 400 मीटर की। तो 19 को गुणा जब 4 से करोगे दोस्तों, क्या 76 मीटर से हरा देगा क्या? तो आंसर जो बनेगा हमारा, वो आंसर क्या बनेगा हमारा? बी ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एलजेब्रा यदि आपने क्लास में पढ़ा हो तो हमने आपको ये पढ़ा रखा है, मेथड से भी कर सकते हो इसको, कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट का मतलब जब भी वेरिएबल तो ज्यादा है और इक्वेशन हमारे पास कम है तो आप वेरिएबल मान सकते हो कुछ भी। तो ये 27 है तो a को आप मान ले 7, b को आप कितना मान ले 9 और c को आप कितना मान ले यहाँ पर 11, और कुछ भी मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये क्यों माना? क्योंकि चीजें बहुत आसान हो जाएगी। 11 और 9 20 और 7 27 होता है। यदि a को मैंने 7 इसलिए माना कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारे यहाँ पर? 0 बन जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपको क्या दे रखा है, यदि आप मेथड से करना चाहो तो a प्लस बी प्लस क्या हुआ c बराबर आपको दे रखा है 27। तो मैंने क्या करा, a प्लस क्या हुआ b प्लस क्या हुआ c। 27 को मैंने जानबूझकर 7 प्लस 9 प्लस 11 में मैंने तोड़ दिया। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो a माइनस 7 फर्स्ट प्लस आगे b माइनस 9 सेकेंड प्लस b माइनस 11 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा दोस्तों। और आपने एलजेब्रा में एक कंडीशन पढ़ रखी होगी कि यदि x प्लस
y प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है, तो x का क्यूब प्लस क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर y का क्यूब प्लस क्या हुआ यहाँ पर z का क्यूब माइनस क्या हुआ 3xyz बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। यही पढ़ा हमने। तो यदि ये प्लस ये 0 है, तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब -3 तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर 0 बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ट्राई करके बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 56। आज रिमोट, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक वृत्त की जीवा के द्वारा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका है सेंटर। ये कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा के द्वारा वृत्त के छोटे खंड में बनाया गया कोण कितना होगा। तो ये इस तरीके से कोण है, और ये कह रहा है कि इस जीवा के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये मालूम करना है अपने को। आपको ये भी दे रखा है कि जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। आप मुझे बताओ कि जीवा जो है ये रेडियस के बराबर है। अब आप बताओ ये भी तो रेडियस है, और आप बताओ ये भी तो रेडियस है, और यदि तीनों रेडियस है तो तीनों समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 हो जाएगा। तो आप कह देंगे बिल्कुल 60 हो जाएगा। और यदि ये 60 हो जाएगा तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा, क्या वो एंगल 30 बनेगा क्या? आप कहोगे क्यों बनेगा, तो आप कह देंगे कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ये 60 होगा तो ये 30 होगा, और ये 30 होगा तो क्या 150 हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन चुका। यदि मैं इसको नाम दे दूं कि ये तो ए है, इसको नाम दे दे कि ये बी है, इसको नाम दे दे ये सी है, और इसको नाम दे दे ये डी है, तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 30 हो गया तो 150 हो गया। अब आपको ये समझने वाली बात है कि 60 क्यों हुआ। आपको जीवा की लंबाई रेडियस के बराबर दे रखी है, यहां से लेके यहां तक रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस के बराबर दे रखी है। तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होता है। तो ये हो गया 60, ये 60 हो गया तो ये हो गया 30, और ये 30 हो गया तो 150। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 6 आदमी या 5 औरत 2 दिन में 14,820 रुपए कमाते हैं, तो 4 औरत और 6 आदमी एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे? आई थिंक आप 6 आदमी या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि या तो 6 आदमी काम करे या 5 औरत काम करे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 आदमी है वो बराबर किसके है दोस्तों, यहाँ पर 5 औरत के बराबर है। आप यहाँ से बोल सकते हो कि m अपॉन क्या हुआ W बराबर क्या कहेंगे हम लोग, 5 बटा क्या कह सकता हूँ, 6 कह सकता हूँ। इसका मतलब यदि एक आदमी 5 काम करेगा तो एक औरत 6 काम करेगी। यदि एक आदमी 5 काम करेगा तो 6 आदमी 30 काम करेंगे। यदि एक औरत एक दिन में 6 काम करेगी तो 5 औरत 30 काम करेगी, तो काम बराबर हो गया। दैट मीन्स कि 5 आदमी जो है, सॉरी 6 आदमी या 5 औरत, 6 आदमी काम करे या 5 औरत काम करे, दैट मीन्स दोनों के दोनों बराबर है। अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, आपने ध्यान हो तो हमने कहा था M1 ये हुआ D1 अपॉन नीचे क्या होगा दोस्तों W1 बराबर क्या है यहाँ पर M2, आगे मैंने लिखा है यहाँ पर D2 अपॉन क्या है यहाँ पर W2। सभी लोगों ने टाइम एंड वर्क बहुत ढंग से पढ़ रखा होगा। तो आप मुझे बताइए M1 की जगह कौन आएगा, 6 आदमी। 6 आदमी काम कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में, और कितना काम कर रहा है, तो रुपीज जो होते हैं वर्क की, भाई पैसा जो मिलता है ना वो काम के अनुपात में मिलता है। तो आपको कह देंगे ये जो अमाउंट है इसको आप वर्क मान के चलेंगे, 14,000 कितना हुआ 820 रुपए, ये हो गई इक्वेशन। आगे बात करेंगे हम लोग, M2 कितना है, 4 औरत और 6 आदमी, 4 तो है औरत और 6 कौन है दोस्तों, आदमी, और कितने दिन के अंदर बात कर रहे हो, एक दिन में कितना रुपए कमा लेंगे, तो हमने कहा यहाँ पर x रुपए कमा लेंगे। सोल्व कर लीजिए इसको आप, जब आप सोल्व करेंगे तो एक आदमी का काम 5 है तो 6 आदमी का काम 30 होगा, 30 गुना क्या होगा 2 अपन नीचे कौन है यहाँ पर 14,800 कितना बना दोस्तों 20। आगे बात करें बराबर, 4 औरत का काम, एक औरत का काम 6 है तो 4 औरत का काम हो जाएगा 24, 4 औरत का काम हो जाएगा 24। एक आदमी का काम 5 है तो 6 आदमी का काम कितना हो जाएगा 30, और 30 और 24 कितना होता है दोस्तों 54, गुणा हम लोग करेंगे यहाँ पर 1, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों x आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए इसको, जैसे सोल्व करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। 0 से क्या गई 0, 3 गुना 2 कितना होता है 6, 6 से आप इसको काट दीजिए, 6 9 54, तो 9 दूनी 18, इकाई अंक 8 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 56।
7 का जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट है वो 8 आ रहा है और 8 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दो रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर पर आवर और 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान दिशा में चल रही है, तो तेज गति वाली ट्रेन को आप पीछे रखेंगे 92 किलोमीटर पर आवर। एक चल रही है यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही है। लंबाई आपको दे रखी है यहाँ पर कि कितनी है, एक 400 मीटर की है और एक कितनी यहाँ पर 360 मीटर की है, ये भी आपको दे रखा है। आगे बात करें, तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, बहुत आसान है। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा कितना होगा, चाल। जब एक ट्रेन को क्रॉस करेगी तो टोटल दूरी कितना चलेगी, 760 मीटर। रिलेटिव स्पीड की बात करें तो डायरेक्शन सेम है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 12 में 4 कम करेंगे तो आएगा 8। आगे 8 में 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 38 किलोमीटर पर आवर। 12 में 4 कम करोगे तो आएगा 8 और 8 में 5 कम करोगे तो 3, 38 किलोमीटर कितना है दोस्तों पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो हमने कहा 38 गुना क्या कर दिया मैंने, 5 बटा क्या कर दिया मैंने 18, तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। जब आप सोल्व करेंगे तो 38 से काटेंगे तो ये आएगा 20 और 20 को आप काटेंगे 5 से आएगा 4, 18 चला जाएगा ऊपर, मीटर से गया मीटर, तो 18 4 कितना हुआ, 72 सेकंड हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा पहले भी एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है अपने को। एक चौथाई वृत्त में, तो एक चौथाई वृत्त बनाओ पहले, तो क्वार्टर सर्कल आपने बनाया, तो हमने कहा कि ये सर्कल का सेंटर है, यहां से यहां तक ये रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या चीज है, रेडियस है। रेडियस को मैं क्या मान लेता हूं दोस्तों, आर मान लेता हूं, ये रेडियस आर है यहाँ पर, ठीक है। और ये एक चौथाई सर्कल आपने यहाँ पे बना दिया। ये कह रहा है कि एक चौथाई वृत्त में एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसकी त्रिज्या पर स्थित दो संलग्न, संलग्न का मतलब पास वाले, एडजेसेंट, तो इसके त्रिज्या पर दो फेस होने चाहिए। तो एक स्क्वायर आप बना रहे हो, तो एक तो मैंने ले लिया ये और एक मैंने ले लिया ये, इसकी त्रिज्या पे दो फेस ले, दो वर्टेक्स आपने ले लिया इस तरीके से, और इसको मैंने कर दिया ऐसे। आप थोड़ा डायग्राम समझ लेना, तो ये आपने बना दिया यहाँ पर दोस्तों एक स्क्वायर। थोड़ा सा बैठा नहीं, आप समझ जाना, आप समझ भी गए होंगे शायद, तो आपने कहा चलो बना लेते हैं हम लोग पूरा तरीके से। तो सबसे पहले तो आपने बनाया एक क्वार्टर सर्कल, आपने बनाया एक चौथाई वृत्त, तो हमने कहा कि एक चौथाई वृत्त आपने यहाँ पे बना दिया कुछ इस तरीके से, ये हो गया। तो हमने कहा कि ये सेंटर है, रेडियस है, ये भी कितनी होगी, रेडियस होगी। अब ये कह रहा है कि इसके जो दो संलग्न, ये कह रहा है संलग्न शीर्ष, जो वर्ग हम लोग बनाएंगे, संलग्न का मतलब होता है पास वाले शीर्ष। तो आपने क्या किया दोस्तों कि आपने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया ये दो, और यहाँ पर मैंने मिला दिया एक, और यहाँ पे मैंने मिला दिया दो, और इसको मैंने मिला दिया ये तीन, एक वर्ग बन गया है यहाँ पर। तो ये वर्ग में ये एंगल 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा और ये 90 होगा, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि उसकी त्रिज्या पर स्थित दो संलग्न शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस आपको दे रखी है ना दोस्तों, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये यदि मान लो x है, तो ये डिस्टेंस जो है ये भी कितनी है, x। ये एंगल ऑलरेडी हमारे पास में 90 है, ये आपको दे रखा है। यदि ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल 45 होगा, और आप बताओ ये एंगल कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की जब दो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो 45 हो जाएंगे यहाँ पर। आगे बात करें, अन्य दो शीर्ष परिधि पर है, तो बिल्कुल परिधि पे ले रखे। आप नाम देना चाहो तो आप इसको नाम दे सकते हो ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो ये हुआ ए, ये कितना हुआ दोस्तों बी, और ये कितना हुआ यहाँ पर सी, और ये कितना हुआ यहाँ पर डी, तो इसको मैंने डी नाम दे दिया। अब आपको क्या कह रहा है, वर्ग के बजाय √5/2 है, ये आपको दे रखी है √5 बटा कितना दे रखा है, √2, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, साइड आपको दे रखी है एक्स एक्स और रूट, तो आप क्या कर सकते हो 2x², पाइथागोरस लगाओ, 2x² बराबर क्या आएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना आएगा, 5 बटा कितना आएगा 2, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, √5 बटा कितना आएगा यहाँ पर 2। तो आपने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब एक लास्ट बात और देखिएगा कि क्या ये इसका डायगोनल होगा, क्या ये होगा इसका डायगोनल, और डायगोनल जो होता है इस एंगल को कितने में बांटेगा, 45, और कितने में बांटेगा, 45 में, तो ये पूरा एंगल 90 हो गया हमारे पास। अच्छा, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड, स्क्वायर का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 इंटू साइड, तो हमने कहा √2, और स्क्वायर का जो साइड आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, √5 बटा √2,
तो √2 से √2 तो कट जाएगा, तो ये जो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, √5 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल √5 आ जाएगा। अब आप मुझे एक लास्ट बात और बताना, ये स्क्वायर की साइड अपने पास है, अब अपने से तो रेडियस पूछी हुई है यहाँ पर, तो यदि हमसे रेडियस पूछी हुई है तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो चीज है ना, यही तो रेडियस है। आप देखना ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यही तो रेडियस का काम कर रही है। तो ये 90 के सामने r है, ये x का वैल्यू हमारे पास है और ये √5 है, तो आप आराम से निकाल सकते हो यहाँ पर। तो जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो जरा लगा के देखो दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग, आप बताओ 90 के अपोजिट में कौन है, r, तो मैंने लगाया r² बराबर √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, भाई √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 होगा, और आगे x का वैल्यू √5/2 है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बटा कितना आएगा 4, 20 और 5 कितना आएगा 25/4 के ऊपर लगा देंगे रूट, ये हमारी रेडियस होगी, तो आंसर आएगा हमारा 5/2। तो 5/2 ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन आएगा 2.5, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन। उम्मीद है बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये तो आसान है, 30 की कमी फिर 30 की वृद्धि फिर दोबारा 30 की वृद्धि, 100 मान के भी कर सकते हो, या फिर आप सक्सेसिव एबी वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हो। आपको ये पता है कि दो चेंजेज आपने कर दिए, 30% की कमी करी और 30% की वृद्धि करी। तो मान लो 100 है, 100 से आपने कितना कर दिया 70, 30 की कमी कर दिया आपने, फिर 30 की वृद्धि कर दी, तो 70 का 30% कितना होता है 21, 21 बढ़ाओगे इसमें तो कितना हो गया 91 हो गया। फिर आपने इसमें 30% की वृद्धि कर दी, इसको जब 30% बढ़ाओगे तो 91 गुणा 130 बटा क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 100 करेंगे, तो 0 से क्या गई 0, 13 एकम 13 का 3 1, 9 तिया 27 और कितना 28, तो 28.3 हो गया। तो शुरुआत में कितना था 100, आप देखना वापस से, आपने कहा कि एक संख्या कितनी है 100, इसको 30% कम करा तो 70 हो गई, 70 को 30% बढ़ाया तो 91 हो गई, और फिर 30 बढ़ा दिया तो 91 गुना 130/10 हो जाएगा, 130/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 आपने काट दिया, 13 एकम 13 का 3 1, 13 नाम 117 और ये कितना 118, और ये 10 तो 118.3 आ जाएगा। तो फाइनली 100 से हम इतने पे पहुंच गए, तो आंसर क्या बनेगा 18.3 आएगा। तो ये कह रहे हैं निकटतम पूर्णांक में, तो 18%, ये तो बहुत, ये तो आ ही नहीं सकता, ये नहीं आ सकता, 18% से बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान है। आप बताओ 31 और 59 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये भी 1। अब आपको कैसे tan कैसे हो रखा है, आप इधर देखना, ये है tan, कोट को चेंज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये भी tan में आ जाएगा। आप बताओ ये जो है ये भी tan में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 29, और ये कोसेक चेंज किस में होता है सेक में, तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो ये आएगा -1, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों 0 बन जाएगा। तो 61 का जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा हमारा ए आ जाएगा। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपने ही पढ़ा होगा कि जब साइन जो है ये कन्वर्ट होता है कोस में, और कोस कन्वर्ट होता है साइन में कॉम्प्लीमेंट्री केस में, जब पूरा कोण की बात होती है। उसी तरह tan कन्वर्ट किस में होता है कोट में, और कोट कन्वर्ट किस में होता है tan में। उसी तरह कोसेक जो है वो कन्वर्ट किस में होता है सेक में, और सेक कन्वर्ट किस में होता है कोसेक में। ये हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, अभी हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इसको समझाने के लिए आधे घंटे का कॉन्सेप्ट चाहिए। लेकिन आपको जब आपने जो क्लास में हमने बात करे, जब आपने क्लास ली होगी कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट केस ये बनता है, आपको पढ़ाया होगा कि जब भी पूरक कोणों में जब चेंजेस करते हैं तो साइन कन्वर्ट होता है कोस में, और कोस कन्वर्ट किस में होता है दोस्तों साइन में। टेन कोट में और कोट किस में होता है टेन में। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ध्यान से सुनना, यदि मैं इसको सोल्व करूं तो यह है साइन स्क्वायर 31, साइन स्क्वायर 31। तो आगे बात करें तो यहाँ पर ये जो साइन है कन्वर्ट होगा कोस में, तो ये हो गया कोस स्क्वायर। जब फंक्शन चेंज हुआ तो एंगल 59 का पूरक होगा 31, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। नीचे बात करें तो यह है सेक स्क्वायर 35, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 35। आगे माइनस कोट कन्वर्ट होगा 10 में, तो हमने कहा 10 स्क्वायर, और 55 का पूरक कितना होगा 35, तो ये काम आपने करा। आगे बात करें प्लस, यहाँ पे कौन है दोस्तों 10 29, तो हमने लिखा 10 20 क्या लिख दिया मैंने 9, और कोट किस में होगा 10 में कन्वर्ट, तो 10, और 61 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हुआ दोस्तों 29। और आगे जब आप इसको सोल्व करेंगे, आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा जरा ध्यान से सुनना। आगे दे रखा आपको माइनस, माइनस कोसेक किस में चेंज होता है, तो आप कह दोगे कोसेक चेंज होगा सेक में,
तो sec स्क्वायर 61 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना बना 29, यही बना। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो 1/1 ये तो 1 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा टेन स्क्वायर 29 माइनस क्या बनेगा sec स्क्वायर क्या बनेगा 29। यदि ये इधर होता और ये इधर होता तो आंसर 1 होता, लेकिन अभी सीक्वेंस उल्टी हो रही है तो -1 हो जाएगा और 1 - 1 कितना बनेगा दोस्तों हमारा 0। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 1 मिनट का टाइम लेके बता दो कि आंसर इसका क्या बनेगा। आसान है ये तो, इसको ट्राई कर दो कि आंसर इसका क्या बनेगा। देखिएगा √x प्लस 1/√x, आपको दे रखा है √x प्लस क्या है दोस्तों 1/√x बराबर दे रखा है रूट से, हमें पावर 6 में जाना है, तो पहले इसका स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 6, तो 4 आ जाएगा। फिर एक बार इसका स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर देंगे तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 सबको निकालना आता है। 4 का क्यूब कितना होगा 64 और 4 का 3 गुना कितना हुआ 12, तो कितना आएगा दोस्तों 52 आ जाएगा, ये भी सबको आता है। अब इसका दोबारा स्क्वायर कर दो, तो 52 का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। 52 का स्क्वायर होगा 0 4 और 2 7 और माइनस कर देंगे 2, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 2702। तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर डी ऑप्शन। समझ गए होंगे आप लोग। एलजेब्रा में हमने बहुत मेहनत करी है कि स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 सब चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जाती है। एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। और आपको पूरे मेथड से नहीं करना होता एग्जाम में, ये चीज़ें आपको सिखा रखी है क्लास में कि पूरे बेसिक से करो, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, और बाद में फिर डायरेक्टली क्या कर दो यहाँ पर अप्लाई कर दो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये तो कर दो आप, ये तो बहुत पढ़ा हमने नंबर सिस्टम में। चलो देखना ध्यान से, जब एक निश्चित संख्या को 65 से डिवाइड किया जाता है, तो 65 से डिवाइड करा हमने। जब एक निश्चित संख्या को सॉरी जब ये कह रहा है कि जब कोई संख्या है यहाँ पर, कोई संख्या है यहाँ पर n, इसको डिवाइड करा हमने 65 से, तो शेषफल कितना मिल रहा है 56, ये हो गया 56। तो आप इसको डायरेक्ट करते हैं हम लोग। आगे बताओ उसी संख्या को, तो उस संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अब तो 56 को डिवाइड करो, तो हमने कहा 56 को डिवाइड कर लेते हैं। 56 को जब डिवाइड करेंगे किससे 13 से, मतलब संख्या को डिवाइड कर लो चाहे 56 को डिवाइड कर लो, बात तो एक ही है। तो कितना बनेगा जब 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 4 कितना हुआ 52, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। तो ये जो 4 बचा ना, ये किसका काम करेगा दोस्तों x का। तो आपसे क्या पूछा है 5x माइनस 2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4, तो 5 गुना 4 20 में 2 कम करेंगे 18, 18 को लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 2, 9 को बाहर निकालेंगे 3, अंदर आएगा √2, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। आपने पढ़ा होगा ये तो कि आप लोग क्या करते हो कि जो एक्शन हमको संख्या पे लेना होता है उस संख्या पे ना लेकर हम लोग किस पे ले लेते हैं दोस्तों, रिमाइंडर पे ले लेते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते थे क्लासों में, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, और ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप इसको पूरे मेथड से करना चाहो तो कैसे करेंगे, एक संख्या मेरे पास है n, इस संख्या को हमने डिवाइड करा किससे 65 से, तो आप बताओ भाग गया कितनी बार मालूम नहीं, x बार, तो शेषफल कितना बचा 56। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 65x, डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और प्लस क्या करेंगे भाजक गुना भागफल, ये कर दिया, प्लस शेषफल कितना है 56, तो संख्या आपको मिल गई है। अब ये जो संख्या है 65x प्लस कितना हुआ यहाँ पे 56, आप इसको डिवाइड किससे कर रहे हो 13 से। जब आप 13 से डिवाइड करो तो 13 पंजो 65, इसमें पूरा जाएगा, 13 4 52, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये जो 4 है यही हमारे पास x का वैल्यू है, सोल्व करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बात करें, अब क्रिकेट आप सब लोग देखते हो, आईपीएल वगैरह चल रहे हैं, और यदि आपको क्रिकेट के शौकीन हो तो ये क्वेश्चन तो फिर आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। 50 ओवर की पारी में पहले 40 ओवर की रन रेट 4.8 रन पर ओवर है, तो हर ओवर में रन कितना बन रहा है 4.8, ओवर कितने हो चुके हैं 40, डेसिमल हटा दो तो 0 से 0 कट जाएगी, 4 और 32 का 2 3,
4 4 16 और 3 कितना हुआ 192। इसका मतलब 40 ओवर में रन कितने बन चुके 192। आपको ये पता है कि 4.8 रन प्रति ओवर का एवरेज चल रहा है, 40 ओवर कंप्लीट हो चुके। 4.8 रन पर ओवर का मतलब है कि हर ओवर में अपने 4.8 रन बन रहे। तो हर ओवर में 4.8 बन रहे, तो बताओ 40 ओवर में कितने बनेंगे, 40 को गुणा करेंगे 4.8 से तो 192 रन बन रहे। स्कोर कितना चाहिए जीत, 241 रन के लक्ष्य अपना, 241 रन के लक्ष्य तक पहुंचना है अपने को। तो 241 तो बन चुके और माइनस करो 192, तो कितना शॉर्टेज पड़ रहा है अभी, 11 में 2 कम करेंगे तो 9, 13 में 9 कम करेंगे तो कितना हुआ 4, तो 49 रन अपने को और चाहिए। और ये भी बता दो कि 49 रन में कितने ओवर में चाहिए, 10 में, तो लगभग एवरेज हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर 4.9। हर ओवर में आपको नहीं है कि CRR करंट रन रेट की अभी कितनी है एंड रिक्वायर्ड रन रेट कितनी जरूरत है। तो करंट रन रेट कितनी थी 40 ओवर तक की 4.8 और हमें रिक्वायर्ड कितनी है अब यहाँ पर 4.9, तो यही अपना आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना 64 हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग कर चुके हैं, आंसर आएगा 4.9। आगे अब इस क्वेश्चन की बात करें, या तो आप इसको वैल्यू पुट से कर लो या इसका परिमयकरण कर लो। क्या करेंगे इसके अंदर, ये आपको दे रखा है 1 माइनस साइन ए अपॉन नीचे क्या दे रखा है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हो इसको दोस्तों, हम क्या मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो आप बता दो कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस क्या दे रखा है यहाँ पर साइन ए। तो यदि आप इसका परिमयकरण कर दो, आप इसका यदि परिमयकरण यहाँ पर कर दे, तो आप बताओ क्या करेंगे परिमयकरण में। तो हम बोलेंगे इसको 1 माइनस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 माइनस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए का क्या बन जाएगा स्क्वायर, और नीचे बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होगा कोस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर है, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट। भाई आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या करेंगे हम लोग कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो इस साइन स्क्वायर को इधर ले जाओ आप, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होगा ये कोस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। रूट से बाहर लेके आओ इनको, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन ए और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस ए। 1 को जब डिवाइड करोगे कोस से तो ये आएगा सेक ए, और साइन को जब कोस से डिवाइड करोगे तो ये आएगा tan ए। चेक करें कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC, इंपॉर्टेंट मार्क करना क्वेश्चन पर, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी है। तो हमने कहा कि ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो नाम है वो है हमारे पास A, ये क्या हुआ B और ये क्या हुआ यहाँ पर C। आपको कह रहा है कि x और y AB और AC पे बिंदु है, AB पर एक बिंदु x, AC पर एक बिंदु y है, और ये भी कह रखा है कि जो XY है ये इस BC के क्या है पैरेलल है। पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा संगत कोण, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा संगत कोण, और ये एंगल इनमें कॉमन है, मान लेते हैं कितना यहाँ पर ये फाई है। तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है एक और बड़ा वाला जो ट्राइंगल उसके तीनों एंगल बराबर है, तो सिमिलर हो गए यहाँ पर। ये कह रहा है कि एक्स वाई और BC का अनुपात आपको दे रखा है, एक्स वाई और BC का रेशियो आपको दे रखा है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ कि एरिया ऑफ AXY, एरिया ऑफ ट्राइंगल AX और कौन है Y, और आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AB और C, जिन दो ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ ये दोनों सिमिलर है, समरूप है। और जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा में यहाँ पर XY ले ले, XY अपॉन नीचे कौन है यहाँ पर BC, और इस पूरे का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यही करते हैं हम लोग। तो आप बताओ XY की वैल्यू कितनी है 2.5, तो हम लेंगे 2.5 और नीचे कौन है यहाँ पर 7, तो 7 0 लगा दे और इस पूरे का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व करोगे तो 5 से काटेंगे तो 5 और नीचे आएगा 14 का क्या बनेगा यहाँ पर स्क्वायर, और आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा 25 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो यदि आपसे पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन में कि BCYX, तो यदि मैं कहूं कि इसका एरिया मैंने 25 ले लिया फॉर एग्जांपल, कि मान लो ये 25 है, पूरे का कितना है हमारे पास 196, तो 196 में से 25 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 9 में 2 कम करेंगे 7 आएगा, तो ये आएगा 171। तो आपसे पूछ रहा कि एक तो समलंब का क्षेत्रफल
और एक आपसे पूछ रहा है ट्रायंगल ए एक्स वाई का क्षेत्रफल, तो आंसर हमारा डी आ जाएगा क्या? तो आप कह दोगे बिल्कुल डी आ जाएगा। यदि आपने सिमिलरिटी नहीं आती है ना, तो आप एसएससी का आप क्वेश्चन ठीक करने का सोच नहीं सकते हो। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को मजबूत बनाने के लिए आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। सिमिलरिटी कब होती है और सिमिलरिटी की थ्योरम्स क्या क्या होती है। कोई भी दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं दोस्तों? कोई भी दो ट्रायंगल कब समरूप होता है? जब उनके सारे एंगल बराबर हो। और यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो पहला रिजल्ट है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, और उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? करस्पॉन्डेंट साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है किसी धनराशि पर 17% की ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर हो रही है, तो राशि बताओ। तो जब 2 साल के CISI के अंतर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्लास में 2 तरीके से पढ़ाया जाता है। ज्यादा अच्छा होता है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दे। एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को? तो आपको दे रखा है 433 0.50 है, तो आपने पॉइंट डेसिमल हटा दिया तो नीचे 100 आ जाएगा, ये तो अंतर हो गया। पी हमें मालूम करना है, आर अपने को कितना दे रखा है? 17 इंटू 17, और नीचे क्या आ जाएगा? 100 इंटू क्या होगा? 100। तो कोई ज्यादा भारी भरकम काम है नहीं, आसानी से काटने वाला क्वेश्चन है। 100 से गया 100, जीरो से गलती करी हमने, 100 से क्या गया दोस्तों? 100। तो इसको वापस से लिख देते हैं। तो आपको कितना दे रखा था क्वेश्चन में? ये आपको दे रखा है 50। तो इसको काटिए आप लोग। तो हमने कहा कि 100 से क्या गया? 100। 17 से काटिए, जरूर पूरा पूरा कटेगा। 17 एकम 17, 17 दूना कितना बना? 34। 43 में से जब आप 34 कम करोगे, भाई 17 दूना 34, 17 तक क्या तो ज्यादा हो जाएगा। तो आप बताइए 4335 को मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ? 17 से। तो 17 दूना कितना हुआ? 34। आप बताओ 13 में जब 4 कम करेंगे तो आएगा 9, और यहाँ पे क्या उतारेंगे हम लोग? 3। तो 17 5 कितना हुआ? 85। तो ये बन गया 85। फिर आ गया 8 और 5, तो फिर कितना हुआ? 85। तो 255 आ गया। और आप 17 से दोबारा काटो तो यहाँ पे 0 और है। आप 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, फिर आगे 17 5 85 कितना हुआ? 0। 150 को गुना 100 से करेंगे तो आंसर क्या बना हमारा? 15,000 बन जाएगा क्या? तो आप कह दोगे बिल्कुल। अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 15,000। ये कह रहा है कि 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यदि इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि हम इसको सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो चीज आएगी किस में आएगी? ग्राम में आएगी। ये जो ग्राम में, ये तो मास होता है, द्रव्यमान होता है। मास ये होता है द्रव्यमान, बराबर। ये जो सेंटीमीटर क्यूब होता है ये वॉल्यूम होता है, और जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है डेंसिटी होती है, घनत्व होता है। तो एक फॉर्मूला होता है m बराबर dv, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसका। m बराबर क्या हुआ दोस्तों? dv। तो डेंसिटी आपको दे रखी है, वॉल्यूम ही तो निकालना है। तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम निकालना बहुत सिंपल है। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? ये कह रहा है कि धातु का एक खोखला गोला है, उस खोखले गोले में कुछ उस गोला जब उससे बना होगा, जैसे फुटबॉल की बात कर लो, तो एक तो भारी सरफेस होगा, एक इनर सरफेस होगा। तो कह रहा है इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या 5 और 6, तो सेल का द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान निकालने के लिए आपको एक तो डेंसिटी चीज जो दे रखी है, एक वॉल्यूम निकाल लो आप। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3, आगे में लिखा पाई, r³ बाहर वाले खोल में से अंदर वाले खोल को माइनस करेंगे तभी तो मटेरियल का वॉल्यूम मिलेगा अपने को, मटेरियल पता लगेगा अपने को। तो पाई, और अंदर क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? 6 का क्यूब माइनस क्या करा दोस्तों हमने? 5 का क्यूब। और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा दोस्तों? सेंटीमीटर क्यूब में। सोल्व कर लो इसको आप। तो सोल्व करेंगे तो 4/3, पाई का मान कितना है दोस्तों? 22 बटा कितना हुआ? 7, गुणा आगे 6 और 5 कितना हुआ? 6 का क्यूब है। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और 5 का क्यूब होता है 125। तो ये गया 1 और ये गया 9, तो ये है 91। तो हमने कहा 91, और इंटू ये जो चीज है ये तो आपने वॉल्यूम निकाल लिया। अब आप बताओ आपको डेंसिटी कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? यहाँ पर 3 से। 7 से काटेंगे तो 13 7 होता है 91, और 3 से काट दिया मैंने 3। 13 4 कितना होता है? 52, को गुणा किससे करेंगे? 22। तो इकाई अंक 4 आना चाहिए। इकाई अंक 4 वाले 2 ऑप्शन है, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी कितना हुआ? 4, 2 5 10, 2 2 4, 14 का 4 1,
5 2 10 और कितना हो 1144। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, आप अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, कुछ भी ले लो आप। हमने कहा ये सीपी, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर एसपी, और ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर एम। ऐसा ले लेते हैं हम लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, तो ये कितना हो गया 140 हो गया। ठीक है, ये बात भी आ गई। इसका जो विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य का इतना परसेंट है, अंकित मूल्य कितना है 140, अंकित मूल्य 140 का कितना परसेंट निकालू, 73 सही 1/2, और 73 1/2 का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 6 146 और कितना 147, तो बोलेंगे 147। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 147/2 और नीचे डबल जीरो और आएगी, तो जीरो से क्या गई यहाँ पर जीरो, और 2 से काटेंगे तो 10, और ये कितना बना यहाँ पर 7, तो यही बनेगा हमारे पास। तो आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो 7 7 कितना हुआ 49 का 9, 7 7 49 का 9 4, 7 4 28, 28 और 4 32 का 2 कैरी कितना बनेगा 3, 7 एकम 7 और 3 कितने बनेगा 1029 बटा नीचे 10 और है, तो 10 खत्म करने के लिए इधर जीरो लगा दे और इधर जीरो लगा दे, तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये एमपी हो गया। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, आप पढ़ लो। तो आपसे पूछा है कि लाभ परसेंट कितना होगा, 29 का लाभ हो रहा है 1000 पर, तो 2.9% का लाभ हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 15 की दूरी है, 15 किलोमीटर चल रहा है वो, फिर वो 20 किलोमीटर चल रहा है, फिर वो 30 किलोमीटर चल रहा है, और फिर वो 12 किलोमीटर चल रहा है, 12 किलोमीटर चल रहा है। ये जो वो चल रहा है, जो 15 किलोमीटर वो चल रहा है, वो चल रहा है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये चल रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये वो चल रहा है यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये वो चल रहा है यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल जर्नी में उसको टाइम कितना लगा होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो यहाँ पे समय 3/4 प्लस आगे, यहाँ पे समय होगा 2/3 प्लस आगे, यहाँ पे जो समय होगा वो होगा 3/4 प्लस आगे, यहाँ पे समय कितना आएगा, 6 से काट दो इसको, तो 6 से काटेंगे तो 2, और इसको जब 6 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5, यही बनेगा। एलसीएम की बात करी जाए तो एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 4 से काटा 15, 15 3 हुआ 45, प्लस आगे 3 से काटेंगे 20 तो हुआ 40, प्लस 4 से काटेंगे 15 तो 15 3 45, प्लस आगे आगे बात करें 5 से काटेंगे 12, दूना कितना हुआ 24। तो सोल्व करेंगे इसको, 4 5 9 5 14 का 4 1, आगे 2 4 6 4 10 4 14 1 15, 154 बटा कितना बना यहाँ पर 60। तो ये हमारा टाइम हो गया। तो आपसे क्या पूछा है कि औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी देखो आप यहाँ पर 15 30 और 20 कितना हुआ 50, 50 और 15 कितना हुआ 65, 65 में 2 जोड़ेंगे 67 और एक 77 हो गया, तो दूरी तो हो गई 77। और आप बताओ टाइम कितना हमारा 154, और 60 चला जाएगा ऊपर, इसको जब आप काटेंगे 2 से, तो 2 से काटा हमने 30, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 30 बन जाएगा। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या होता है दोस्तों टोटल टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा क्या होता है दोस्तों कुल समय। आगे बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 15,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 12% और शेष राशि को 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश करा, 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज इतना मिल रहा है। ये 2 साल में मिल रहा है अपने को, तो 1 साल में कितना मिला होगा, तो 2 का भाग लगा, तो 2 एकम 2 बचेगा 13, 2 6 12 बचेगा 14, 2 7 14 और 2, इतना रुपए ब्याज मिला होगा अपने को। तो ये ब्याज अपने को 1 साल में मिला। किस पर मिल रहा है ये ब्याज आपको, आप बताओ 15,000 पे मिल रहा है, तो 1672 नीचे मैंने लिखा है यहाँ पर 15,000 और गुणा मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 100 कर दिया। तो सोल्व करेंगे तो डबल जीरो से क्या गई यहाँ पर डबल जीरो गई, 7 2 9 9 6 15 और 1 16 नहीं कट रहा हो तो आप इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो 10% प्रति वर्ष की दर पर कितना उधार अपने को दिया गया, ये आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो आप यदि इसमें एलिगेशन लगाओगे तो फंस जाओगे, यदि इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो कि 2 साल में आपने कितना कमाया, आप इसमें एलिगेशन मत लगाओ, आप ये देखो कि 2 साल में हमने कितना कमाया। तो इसमें 2 साल में इतना कमाया, तो 1 साल में 2 एकम 2, 2 6 कितना हुआ 12, 2 7 14 और कितना हुआ 2, तो 1672 रुपए हमने कमाया 1 साल में। अब आप बताओ 15,000 रुपए की राशि में से कुछ राशि पे तो कितना कमाया हमने 15%, जो 15,000 रुपए की राशि है, 15,000 रुपए की राशि है,
इसमें से कुछ पे तो हमने कितना कमाया बताओ, 12% प्रति वर्ष की दर से, और कुछ पे हमने कितना कमाया, 10% प्रति वर्ष की दर से, यही कमाया। अच्छा मान लो कि मैं यहाँ पर 2% और कमा लेता, मान लो कमा लेता, कमाया तो नहीं था, लेकिन मान लेते हैं कि 2% में यहाँ पर और कमा लेता अभी, तो यहाँ भी 12 हो जाता। किसका 2%? 15,000 का। तो 15,000 का 2% 300 रुपये और कमा लेता मैं। तो यदि मैं 300 रुपये और कमा लेता, बताओ, तो मैं कहता कि यहाँ भी 12% और यहाँ भी कितना है, 12%। समझना इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे हमने एक साल में कमाया कितना था, तो आपको दे रखा है कि एक साल में हमने कितना कमाया दोस्तों, 1272 रुपये हमने कमाया। एक साल में 1272 नहीं, सॉरी, 1672 रुपये जो हमको मिला, ये जो 1672 रुपये, ये हमारा एक साल का ब्याज है जो हमने कमाया। यहाँ से मैंने कमाया 12 और यहाँ से मैंने कमाया 10। मान लेते हैं कि यहाँ से भी मैं 2% और कमा लेता तो पूरे पे 12% हो जाता। तो आप मुझे बताओ, जो 15,000 और यदि मैं पूरे पे ही 12% कमा लेता तो 12/100 होता। तो डबल जीरो से क्या आ गई, डबल जीरो। तो 15 गुना 12 कितना होता है, 180। तो क्या मेरी कमाई 1800 होती क्या? अच्छा वैसे ही कमाई कितनी दिख रही है, 1672, और यहाँ पे कितनी है, 1800। तो ज्यादा कैसे आ गई भाई ये? तो आप फर्क देखो कितना फर्क आ रहा है। यदि ये 1700 होता और ये 1800 होता, 100 का फर्क होता। यहाँ पे 32 है तो 32 में 28 जोड़ते ही 100 हो जाता है। तो फर्क कितने का आ रहा है, 128 रुपए ज्यादा आ रहा है मेरा। इस 128 की वजह कौन है, 2%। तो आप बताओ 2% का वजह, 2% बराबर 128, 128। तो 1% का मान कितना होगा यहाँ पर, 6 और 4 64। इसका मतलब ये जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट क्या 6400 होगा क्या, जो 10% पे दिया। आपसे कौन सा वाला पूछा, 10% वाला ही पूछा है, तो आंसर क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, 6400। आप जब इसमें एलिगेशन लगाओगे तो आपको एक कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा। उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए आपने इस तरीके का मेथड क्लास में हम लोग पढ़ाते थे। ऐसे क्वेश्चन को आप 3 तरीके से कर सकते हो। आपको यहाँ तो 12% ब्याज मिल रहा है साल का, और यहाँ पे 10 मिल रहा है। आप ये मान के चलोगे यहाँ भी मेरे को 12 ही मिल रहा है, मतलब टोटल पे ही 12 मिल रहा है। तो टोटल का 12 1800 हो गया। तो आपको 1672 मिल रहा है, लेकिन आपके हिसाब से तो 1800 आ रहा है। तो कितना ज्यादा आ रहा है, 128। 128 ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने 10 लेना था, आपने 12 ले लिया। आपको यहाँ पे 10 रखना था, आपने 12 ले लिया। तो जब आपने यहाँ 2% ज्यादा लिया, उसकी वजह से अमाउंट 128 ज्यादा आ रहा है। तो 2% की वैल्यू बराबर है 128, तो 1% का मान होगा 64। तो 100% का मान कितना होगा, 6400। ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पूर्णांक n को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 मिलता है। तो रिमाइंडर को पकड़ लो, तो 7n को डिवाइड करो, तो अब n से मतलब ही नहीं अपने को, तो आपको 2। तो 7 गुणा 2 कितना हुआ, 14। और 14 में 5 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। उम्मीद है बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसको आप छोड़ो, एक क्वेश्चन मैंने बताया था, एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, उसको भी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था वो, पहला हमने कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी 40 रुपए प्रति किलो के भाव से चीनी बेच रहा है। ठीक है, बेचो भाई, 40 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा है। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो ये क्या है हमारा एसपी। तो 40 रुपए किलो के हिसाब से आप बेच रहे हो, और वो दिखावा कर रहा है कि भाई मेरे को 5 रुपए किलो का नुकसान हो रहा है। मैं कोई चीज 40 में बेच रहा हूँ और मैं नाटक कर रहा हूँ कि मेरे को 5 का नुकसान हो रहा है। तो नाटक के हिसाब से बात करी जाए तो मैंने तो चीनी 45 रुपए किलो में ली, 45 रुपए किलो में मैंने ले ली। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं चीनी 45 रुपए किलो में लेके आता हूं और 40 रुपए किलो में बेच रहा हूं, 5 रुपए किलो का मैं नुकसान खा रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन वह क्या करता है, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए 1 किलो के बजाय कितना तोलता है, 800 ग्राम ही तोलता है। तो 1 किलो की बजाय 800 ग्राम ही तोला उसने। तो आप बताओ, जो उसने बेचा वो 1 किलो सामान तो नहीं बेचा, 800 ग्राम में बेचा। तो 800 ग्राम का सीपी उसको पड़ा कितने का था, मतलब वो 800 ग्राम जब खरीद के लाया होगा, जो माल उसने बेचा है वो कितने का था। आप ये देखो भाई, वो 1 किलो दुनिया की नजर में 1 किलो तोल रहे हो, लेकिन उसको पता है अंदर से कि मैं तो 800 ग्राम ही दे रहा हूँ। तो जो 800 ग्राम बेच रहा है वो उसने कितने में खरीदा था। तो 1 किलो 45 में तो 800 ग्राम कितने में आएगा, 00, 8 5 40, 0 4, 8 4 32 और 4 कितना हुआ 36। तो 36,000 में लेके आया। अच्छा अब वो थोड़ी डिंडोरा पीटेगा कि मैं आपको 800 ग्राम बेच रहा हूँ। कस्टमर से तो पूरे 1000 ग्राम के पैसे लेगा, कस्टमर से तो पूरे वो 1000 ग्राम के पैसे लेगा, मतलब पूरे के पूरे 1 किलो के पैसे लेगा। तो हमने कहा कि ये हो गया 1000 ग्राम। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आप बताओ उसकी पॉकेट में पैसा कितना आया, 40,000 रुपए। तो आपको मुनाफा कितने का हो गया, 4000 का। और 4000 का मुनाफा हुआ 36,000 पे। तो 4000 बटा 36,000 गुना 100,
तो 4 से काटेंगे 36 को 9, 1/9 गुणा 100, तो आंसर आएगा 11 से 1/9% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आंसर क्या बनेगा हमारा, बी ऑप्शन बन जाएगा। तो ये आपका पेपर था दोस्तों, ये आपका पेपर है। आज थोड़ा है ना 10 बजे एक अगली क्लास होने की वजह से जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है ये आपने कर लिए होंगे, वैसे ये डीआई के क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, आप पहले इसको पढ़ लो। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 2007 में तो 35 लाख, 2007 में तो 35 लाख, ठीक है, और 2008 में 44 लाख, ये हो गया 44 लाख का उत्पादन किया गया। चार्ट को पढ़ के निम्न उत्तर दीजिए। 2007 में ए बी ई, तो ए जो है, ए कितना है हमारे पास में, 2007 में ए है 30%, ए है 30%। फिर है बी, बी कितना है हमारा 30 और 50, ये कितना है दोस्तों 20%, बी है अपना 20%, ठीक है। और किसकी बात कर रहा है, ई, ई को देखो कितना है, ई यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आप इसको कितना मानेंगे, ई की बात करें हम लोग तो ये पूरा 10 हो गया, 70 से 80, ये कितना हो गया, ये चला 30, फिर 40, 50, तो आपने कहा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो आपने इसको क्या मानना है यहाँ पर, जैसे ये तो हो गया 30%, फिर आप बी की बात करेंगे तो बी कितना हो गया हमारे पास 10-15% हो गया, ये हो गया 15%। उसी तरह सी का देखेंगे, और फिर जो अमाउंट आपको दे रखा है ना 35 लाख रुपए, उस 35 लाख का उतना परसेंट आप निकाल लोगे, तो ऐसा करने से आपको अपना आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई थिंक ये कर लोगे आप भाई, ये तो कर लोगे, 30, 15 और 15 हो जाएगा भाई आपको, आप ये कर लोगे यहाँ पर, आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं मैं इसको बहुत अच्छे से बना देता, थोड़ा दिख भी ये रहा है। तो ये जो ए वाला पार्ट है ना, ये देखो दोस्त, यहाँ प्रोडक्शन कितना था 30%, किसका 30% निकालोगे 35 लाख का। फिर आप बी की बात करो, तो बी की बात करेंगे तो देखो ये रहा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 30 से 40, 50 तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये हो गया 15, ये हो गया 15%। और ई की बात करेंगे, तो ई की बात करेंगे तो ये भी कितना हो गया 15%। तो आप बताओ 15 और 15, 30 और 30, 60% हो गया, तो 35 का 60% 21 होता है। तो आप बताओ आंसर क्या बनेगा हमारा। तो आसान था, मतलब टफ नहीं आया था। ये जो डीआई वाला क्वेश्चन था ये बहुत सिंपल था। तो चलिए दोस्तों, तो आगे के 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप शायद कर लेंगे उसको। फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना, हम आगे उसको है ना शामिल कर लेंगे पूरे क्वेश्चन को। इस पूरे क्वेश्चन को उठा के हम अगले पेपर में डाल देंगे ताकि हम बोर्ड पे करवा सके। बाकी आपने कर लिया होगा। तो ये था आपका पेपर। ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में मिलता है, बल्कि इससे आसान ही मिलता है। तो आप लोग को फिर भी कोई इशू लगे, कोई क्वेश्चन मैंने गलती से गलत करवा दिया हो या कोई भी गलती हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा ताकि हम अगली क्लास में उसको इम्प्रूव कर ले, सुधार कर ले। तो उम्मीद है आपको ये पेपर पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले संडे के पेपर को लेके। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।